नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीनियस पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम उद्देशिका के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उद्देशिका के बारे में हम बहुत सारी बातें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उद्देशिका, जैसा कि इस नाम से प्रतीत होता है कि उद्देशिका क्या है। देखिए, उद्देशिका को हम दूसरा नाम प्रस्तावना भी है, इंग्लिश में इसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो प्रस्तावना या उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही बात है। ठीक है, ये अलग नहीं है। इसका मतलब है उद्देशिका क्या बताती है, संविधान के उद्देश्यों के बारे में, कि संविधान के जो संविधान का निर्माण जो लोग संविधान सभा कर रही थी उसके दीर्घकालीन उद्देश्य क्या थे उसके बारे में ये बताती है। ठीक है, उद्देशिका का विकास कैसे हुआ इस बात को हम समझते हैं स्टूडेंट्स। कैसे हुआ तो समझिए कि जब 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वो उद्देश्य प्रस्ताव 20 जनवरी 1947 को क्या हो गया, पास हुआ। और ये आगे चल के क्या बना, उद्देशिका बना। ये बात क्लियर हुई। तो उद्देशिका का विकास कैसे हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, वो उद्देश्य प्रस्ताव 20 जनवरी 1947 को पास हो गया और आगे चलकर उद्देशिका बना। यहीं पर इस बात को ध्यान रखें कि उद्देशिका को सबसे पहले कौन से संविधान के द्वारा अपनाया गया, तो यूएसए का जो संविधान है उसके द्वारा उद्देशिका को सबसे पहले अपनाया गया और उसी के अनुसार बाकी के संविधान ने भी उद्देशिका को अपने संविधान में शामिल किया। राइट, ये बात ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं कि जो उद्देशिका है इसमें क्या क्या बातें निहित हैं, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले आइए हम उद्देशिका को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उद्देशिका के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, अच्छा अभी जो शब्द है वो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। हमारी जो उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द है, पहले क्या था, पंथ निरपेक्ष शब्द था, जिसको रिप्लेस कर दिया गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द से। इस बात को ध्यान रखें। तो वर्तमान में जो हमारी उद्देशिका उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द है। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, बताएंगे कब रिप्लेस किया गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो कितने प्रकार के न्याय हो गए यहाँ पर ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रुक रुक के समझिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय। आगे बढ़ें, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, समझना है, क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि बताओ हमारी उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय कितने हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे चलिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की, यानी सबकी इज्जत सबको बराबर समझा जाएगा। ठीक है, और सबको अवसर, समान अवसर, यानी कोई जॉब की वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए सबको फॉर्म भरने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि किसी को फॉर्म भरने का अधिकार है, किसी को नहीं है। ठीक है, फॉर्म भरने यानी अवसर सबको दिया जाएगा। वो फिर क्या है कि आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कौन सफल होता है, कौन असफल होता है, ये बात समझ गए आप। ठीक, आगे चलिए, तथा समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 30
आज 26 नवंबर 1949 मित मार्गशी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये सारी बातें क्या है, इस संविधान उद्देशिका को रट लेना है, याद रहनी चाहिए, इसका एक एक शब्द याद रहना चाहिए, क्योंकि एक एक शब्द से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग उद्देशिका को नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन था। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब इस उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मिलाने के लिए इसमें पूछा गया था, ऐसे 3, 4, 5 इस तरीके से क्रम में दे दिया गया था कि बताइए कितने न्याय हैं, कितनी स्वतंत्रता है, कितनी समानता, तो उसको पूछ लिया था। ठीक है, तो ये सब नहीं पता होगा, उद्देशिका को आपने नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए कि इस उद्देशिका से किस किस चीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस उद्देशिका से हमें पता चलता है, पहली लाइन में क्या है कि हम भारत के लोग, मीन्स यानी जो हमारे इस संविधान को जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति का स्रोत कौन है? वो है भारतीय जनता, भारत के लोग हैं। ठीक है, आगे देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जो बात है वो भारत कैसा है, यानी भारत की प्रकृति के बारे में बताया गया। पहला क्या पता चला कि भारत की जो संविधान है उसको शक्ति का स्रोत कौन है, तो उसकी शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। दूसरा, इससे हमें पता चलता है कि भारत की प्रकृति कैसी है, कैसा है, भारत एक संप्रभु राज्य है, संप्रभु देश है, यानी अपने आप में वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, वो अपने निर्णय खुद। संप्रभु का मतलब क्या होता है? वो सोवरीन कंट्री है, वो अपने निर्णय खुद लेगा, सारे कार्य अपने आप करेगा, किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं करेगा। समाजवादी है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत जो है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दें, भारत का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान व्यवहार किया जाता है। और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, इसको भी समझ लें। लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका मतलब क्या होता है कि भारत का जो प्रमुख है, भारत में जो देश का प्रमुख है, उसका जो उसका चुनाव होता है। ठीक है, ठीक है, उसका निर्वाचन होता है, वो वंशानुगत नहीं है। ठीक है, वंश परंपरा के आधार पर नहीं आया है। जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है, तो इसलिए क्या है? लोकतंत्र में गणराज्य है, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ऐसा नहीं है कि वंश के आधार पर यहाँ पर हो रहा हो, वो सारी चीज़। समाजवादी, सोशलिस्ट, ठीक है, समाजवाद पर आधारित है। मतलब क्या है कि यहाँ पर सभी के बीच में समानता लाने का प्रयास किया जाता है, गरीबी को कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, गरीब और अमीर के बीच में अंतर को कम किया जाता है। समाजवादी, सोशलिस्ट, ठीक है, सोवरीन है, यानी हम अपने निर्णय, हमारा देश अपने निर्णय लेने में सक्षम है, किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे हमने, धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझ गए। अच्छा, जो पंथनिरपेक्ष शब्द है, ये पंथ का मतलब क्या होता है? पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है? पंथ का मतलब होता है कि जो हम, हर किसी का अलग अलग पंथ हो सकता है। जैसे हिंदू धर्म में, अब उस हिंदू धर्म में भी अलग अलग पंथ हो सकते हैं, यानी जो हम किसी धर्म को मानने का जो तरीका होता है वो पंथ होता है। ठीक है, जैसे आप क्या खड़े होकर भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं, कोई लेट के प्रणाम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या, ये पंथ हैं अलग अलग तरीके से। किसी धर्म में किसी तरीके से उसको, एक ही धर्म में अलग अलग तरीके से लोग, तो एक ही धर्म के मानने वाले लोगों के पंथ क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं, तो वो है पंथ। तो ये पहले था, मूल उद्देशिका में था। ठीक है, जिसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, किससे? धर्मनिरपेक्षता शब्द से, धर्मनिरपेक्षता शब्द से। ठीक है, चलिए, तो हमने 2 बातें सीख ली। क्या?
एक तो संविधान का स्रोत क्या है, मतलब संविधान को शक्ति का स्रोत भारत की जनता, संविधान की प्रकृति कैसी है इसके बारे में, और इससे क्या पता चलता है, संविधान के उद्देश्यों के बारे में पता चलता है, क्या क्या उद्देश्य हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, ये सारे क्या हैं उद्देश्य। चौथा क्या है, क्या पता चलता है, संविधान लागू कब हुआ, ये डेट दी हुई है इसी उद्देश्य का में 26 नवंबर 1949। तो ये 4 बातें हमें क्या है इससे पता चल जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि जो उद्देशिका है इसमें अभी तक जब से ये लागू हुई है, अच्छा ध्यान रखिए, संविधान तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, ठीक है, तो इस समय पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, कुछ ही उपबंध लागू किए गए थे, राइट। उसके बाद में बाकी का जो शेष संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है, बाकी का संविधान। ध्यान रखें इन दोनों तिथि में कन्फ्यूज, 26 जनवरी 1949 है वो संविधान के लागू होने की तिथि है, और 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ये संविधान की शुरुआत की तिथि है। क्या है, संविधान की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अच्छा हाँ, ये यहाँ पर एक करेक्शन कर लें, मैं बार बार ये इसको 26 जनवरी बोल रहा हूँ, ये 26 नवंबर है, राइट, 26 नवंबर 1949 है, सॉरी मिस्टेक, बार बार 26। तो जो संविधान लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, राइट, 26 नवंबर 1949 को क्या है संविधान लागू हुआ है। इस समय कुछ ही उपबंध शुरू हुए थे, जैसे नागरिकता है, चुनाव से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, संसद संबंधित प्रावधान है, ठीक है, ये सारे प्रावधान क्या हुए थे, लागू किए गए थे, ठीक है। बाकी के जो प्रावधान थे, पूरा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से शुरुआत हुई, 1950। तो इन दोनों को बिल्कुल अंतर समझने, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान की क्या हुई, शुरुआत हुई, राइट, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा उद्देशिका, अब पूछे कि उद्देशिका कब से लागू हुई, तो उद्देशिका की शुरुआत भी 26 जनवरी 1950 से ही हुई थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। 26 नवंबर 1949 को उद्देशिका लागू नहीं हुई थी, 26 नवंबर 1950 से क्या हुई थी, उद्देशिका की शुरुआत हुई थी। चलिए अब हम समझते हैं कि कुछ विद्वानों ने उद्देशिका के बारे में कुछ मत दिए हैं, उनको भी समझना जरूरी है। एक प्रसिद्ध न्यायविद जिनका नाम है N.A. पालकीवाला, ये पता होना चाहिए, पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है, तो बताओ कि उद्देशिका के बारे में ये कथन किस विद्वान ने कहा है, N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला, ठीक है। तो N.A. पालकीवाला ने कहा है कि जो उद्देशिका है वो हमारे संविधान का परिचय पत्र है। क्या है, उद्देशिका हमारे संविधान का परिचय पत्र है। दूसरे एक विद्वान हैं, विद्वान क्या, जो हमारी प्रारूप समिति थी उसके सदस्य थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। ये क्या थे, हमारी जो संविधान प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में आगे लेक्चर बनाऊंगा सारी समितियों के ऊपर, ठीक है, तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर यही समझ लें कि प्रारूप समिति के क्या थे, ये सदस्य थे, ठीक है। तो इन्होंने अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने क्या कहा है उद्देशिका के बारे में, ये कहते हैं कि जो उद्देशिका है वो हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसका, दीर्घकालीन जो सपने थे उनका क्या है, विचार है। एक और संविधान सभा के सदस्य थे K.M. मुंशी, उन्होंने क्या कहा है उद्देशिका के बारे में, वो कहते हैं कि उद्देशिका हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ठीक है, भविष्य फल या राशि फल, ठीक है, K.M. मुंशी।
ठीक है, भविष्य फल, हॉरोस्कोप, ठीक है। तो के एम मुंशी ने बताया कि जो प्रस्तावना है या उद्देश्य का है वो हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, भविष्य फल है। तो 3 लोगों के विचार आपके पास आ गए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एन ए पालकीवाला ने क्या बताया कि उद्देश्य का क्या है, हमारे संविधान का परिचय पत्र है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बताया था कि उद्देश्य का हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ठीक है। के एम मुंशी ने क्या कहा था, के एम मुंशी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, कि इन्होंने कहा था कि जो उद्देश्य का है वो हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल या राशिफल है, ठीक है। ये बातें क्लियर हों। अब समझिए यहीं पर कि एक संविधान पूछा जाता है कि बताओ उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो अभी तक उद्देशिका में केवल एक बार ही क्या हुआ है, संशोधन हुआ है, और ये संशोधन हुआ था, एक बार हुआ है 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 में, ठीक है। इस 1976 में पहली बार संशोधन हुआ था उद्देशिका में। अभी तक कोई भी संशोधन, इसके अलावा कोई संशोधन नहीं हुआ। इस संशोधन के द्वारा 3 शब्द उद्देशिका में शामिल किए गए। कौन कौन से? पहला था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और उसके बाद में अखंडता। ये 3 शब्द, राइट। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। मूल समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में शामिल किए गए, ठीक है। तो एक बार पूछ लिया गया था, ये क्वेश्चन आया था। तो मूल जो उद्देशिका थी वो कैसी थी? तो मूल उद्देशिका में से कौन कौन से शब्द हट जाएंगे? एक तो समाजवादी, और ये जो मतलब ये वाला, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये थे। उसके बाद में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, पहले पंथ निरपेक्ष किया गया था, फिर उसको धर्मनिरपेक्ष में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूँ। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि देश का कोई धर्म नहीं होगा और देश सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, राइट। ये वाली बात समझ आई। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 3 शब्द जोड़ दिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको समझ लेनी है कि जो हमारी उद्देशिका है, उद्देशिका की प्रकृति कैसे गैर न्यायोचित है। समझाऊंगा मैं शब्द को, गैर न्यायोचित है। मतलब इसका क्या है कि इसमें दिए गए प्रावधानों को लेकर के आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है, कि ये कार्य नहीं हो रहे हैं, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, तो इसको क्या है, न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं इसके उपबंधों को लेकर, ठीक है। तो गैर न्यायोचित का मतलब यही पूछा जाता है कि बताइए संविधान की उद्देशिका है वो कैसी है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देकर पूछ ले। गैर न्यायोचित है यानी न्यायालय में आप इसको चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे आप नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखते हैं, उसको भी न्यायालय में आप क्या है, चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। वो राज्य के ऊपर निर्भर करेगा उसे लागू करे या न करे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत काफ़ी डिटेल में हमने सीख लिया क्या क्या चीज़ें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीज़ें, और हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, ठीक है, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ठीक है। और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। इस कोरोना जो पेंडेमिक है उससे बच करके रहें, अपने घर पे ही रहें, ठीक है। खुश रहें हमेशा, ठीक है। धन्यवाद।